Hi there, I'm your social studies teacher अक्षय झा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो से क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो कारवा हमने रिसेंटली स्टार्ट करा था, आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो इस कारवा को आगे बढ़ाने से पहले फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसको फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो हमने देखा था कि फ्रांस के पेरिस में स्थित जनता जो है वो ब्रेड की हाई कीमत होने के कारण बहुत ज़्यादा आक्रोश में थी, और साथ ही साथ उस पार्टिकुलर टाइम पे लोगों के बीच एक र्यूमर्स स्प्रेड होने लग रहा था कि उस टाइम के जो किंग थे लुई 16 वो वहाँ के सिविलियंस पे ओपन फायर करवाने वाले हैं, जिसके कारण लोगों ने डिसाइड किया था कि इससे पहले कि किंग उन पर अटैक कर दें, वो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस का व्यवस्था करके किंग पे ही अटैक कर दें। और आर्म्स एंड अम्यूनिशंस को की व्यवस्था करने के लिए जो पेरिस में बहुत सारी जो सरकारी इमारतें थी उसको उन्होंने डिमोलिश कर दिया था, और इसी क्रम में जो बेस्टाइल जेल थी उसको भी उन्होंने तोड़ दिया था। तो आज के इस वीडियो से हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि उस पार्टिकुलर टाइम पे ब्रेड की कीमत बहुत ज़्यादा हाई क्यों थी, लोगों के बीच जो है वो र्यूमर्स स्प्रेड क्यों होने लग रहा था। जैसा कि आप लोग पहले थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग बात करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो लेट 18th सेंचुरी में जो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है ये 1750 से लेकर 1800 तक को माना जाता है। तो इस पार्टिकुलर टाइम पे इन द ईयर ऑफ 1774 फ्रांस के नए किंग लुई 16 बने थे, जो कि बेसिकली बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वो जो किंग है वो बेसिकली 20 ईयर्स के उम्र में ही किंग बन गए थे, और उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट से उन्होंने शादी भी कर ली थी। लेकिन उसके बाद का जो टाइम था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि किंग बनने के बाद उनको जो ट्रेजरी मिली थी, ट्रेजरी यानी कि वो खजाना जिससे कि पूरे स्टेट को अंपायर का जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, वो ट्रेजरी इम्पटी थी। तो आइए सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं कि ट्रेजरी इम्पटी क्यों थी। तो इसके पीछे का सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि फ्रांस लंबे टाइम तक यूरोपियन कंट्री के साथ वॉर करते रहा था, और उसमें भी सबसे मेन उनका जो सबसे बड़ा राइवलरी था वो ब्रिटेन था। एक्चुअली लेट 18th सेंचुरी में यूरोप की जो बहुत सारी कंट्री थी वो अपने आप को कॉलोनियल पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड में स्टेब्लिश करना चाहती थी, लेकिन पूरे यूरोप तो नहीं, उन सब के बीच में उनका सबसे बड़ा दो प्लेयर था, जो फ्रांस और दूसरा ब्रिटेन। तो ये दोनों अक्सर बहुत सारे जगहों पर लड़ाई करते रहते थे, और इनमें हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर था 7 ईयर वॉर, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चला था। तो फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा क्षति हुआ। रीजन है फ्रांस के वर्साय में स्थित एक बहुत बड़ा पैलेस था, जिस पैलेस का यूज तो वैसे बहुत कम हुआ करता था, लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा था तो उसके मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, और फ्रांस की जनता को लगता था कि इस पैलेस के मेंटेनेंस में जो खर्चा लगता है वो बिल्कुल फिजूल खर्ची है। और ऐसा नहीं है कि लुई 16 ही सिर्फ और सिर्फ फिजूल खर्ची करते थे, उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट वो भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी। यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि जो वर्साय में जो इमेंस पैलेस है उसके ग्राउंड में ये जो इतना सुंदर लैंडस्केप दिख रहा है, ये उनकी महारानी जो थी मैरी एंटोनिएट वही बनवाई थी। और इसके अलावे भी वो बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े खरीदना, गिफ्ट्स वगैरह खरीदना, ये सब उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम था। तो आप लोग देख सकते हैं, ये तो देखने से एकदम बकलोलिया लग रही है, और ये बाल पे जहाज की तरह क्या लगा के रखी है। एक्चुअली में ऐसा था कि फ्रांस की जनता को उस पार्टिकुलर टाइम तक समझ में आ गया था कि ये और इनका दुल्हा यानी कि लुई 16 रहे तो फ्रांस का बेड़ा गर्क। ट्रेजरी जो इम्पटी था उसका थर्ड रीज़न ये था कि फ्रांस ने अमेरिका को उसके 13 कॉलोनी को आज़ाद होने में, ब्रिटेन से वो आज़ाद होना चाहती थी, उसमें फ्रांस ने उनका हेल्प करा था। अमेरिका ने फ्रांस से मदद मांगी थी, फ्रांस ने उनका मदद भी करा था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में करीबन 1 बिलियन लिब्रे से ज़्यादा खर्च आया था, और पहले से भी 1 बिलियन लिब्रे का कर्जा था, तो उनका जो टोटल कर्जा था वो 2 बिलियन लिब्रे से ज़्यादा हो चुका था। लिब्रे उस टाइम का एक करेंसी था, जिस तरह से इंडिया का करेंसी रुपया है, जापान का करेंसी येन है, अमेरिका का करेंसी डॉलर है, उसी तरीके से 1789 में या उस टाइम के आसपास फ्रांस में लिब्रे करके करेंसी चलता था, जो कि 1794 में उसको हटा दिया गया था। और
जो स्टेट जो है जिन जिन लोगों से उस पार्टिकुलर टाइम पे कर्जा लेने लग रही थी, तो उन लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट है 10% वो भी लेने स्टार्ट कर दिए थे। तो उस पार्टिकुलर टाइम पे जितना भी राजकोष में यानी कि ट्रेजरी में जो भी टैक्स से पैसा आता था, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट देने में खर्चा हो जाता था। बाकी जो कुछ पैसा बचता था उससे उन्हें आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, उन्हें सैलरी देनी पड़ती थी, वहाँ पे जो कोर्ट ऑफिसर्स थे उन लोगों को मेंटेन करना पड़ता था। तो बहुत ही मुश्किल उस टाइम पे होने लग रहा था। और ऐसी स्थिति में लुई 16 के पास एक ही उपाय था कि अगर जो टैक्स वो लेते हैं उस टैक्स को अगर वो बढ़ा दें, तभी फिर भी ऐसा लग रहा था कि जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो हायरार्कियल बेस्ड थी। हायरार्की का मतलब होता है एक खास क्लास का सबसे ऊपर होना, उसके बाद जो दूसरा क्लास है वो होंगे, उसके बाद कोई और अन्य जो क्लास हैं वो उसके नीचे आएंगे। तो ये हायरार्की बेस्ड सोसाइटी होती है। तो हायरार्की बेस्ड सोसाइटी में सबसे पहले क्लर्जी आते थे, दूसरे नंबर पे नोबेलिटी आते थे, और थर्ड क्लास जो था उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, फिर लॉयर वगैरह हुआ करते थे, पीजेंट्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, जो लैंडलेस लेबर है वो हुआ करते थे, जो सर्वेंट्स है वो लोग हुआ करते थे। तो ये जो तीनों का तीनों जो क्लास था उन्हें कंबाइंड फॉर्म में स्टेट करके बुलाया जाता था। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकेंड स्टेट में नोबेलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, लॉयर, उसका पीजेंट्स और जो लैंडलेस लेबर हैं वो लोग आया करते थे। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो थर्ड स्टेट था उसमें दो लेयर थे, कुछ लोग रिच थे और कुछ लोग पुअर थे। तो थर्ड स्टेट में जो दो लेयर थे, तो जो रिच लेयर थे बेसिकली मैं उनको थर्ड स्टेट का अपर लेयर, और जो पुअर लोग हैं उनको थर्ड स्टेट का लोअर लेयर करके बुलाया करूंगा, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज में मैं इन चीजों का चर्चा करूंगा आपके साथ। तो थर्ड स्टेट जो है उसमें भी दो लेयर थे, अपर लेयर और लोअर लेयर। वहां पे जो 19th सेंचुरी की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम बेस्ड सोसाइटी थी। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली किंग जो है वो अकेले अपने अंपायर के अंतर्गत आने वाले पूरे लैंड को कंट्रोल तो नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो लैंड को एक सेकेंड पार्टी को ट्रांसफर कर देती है, और वो जो सेकेंड पार्टी होता है वो उस सारे लैंड को पीजेंट्स को ट्रांसफर करती है, और पीजेंट से उसके बदले में वो अलग अलग तरह की सर्विसेज दिया करती है। तो फ्रांस के केस में ये सारा काम जो है वो ज़्यादातर नोबिलिटी जो है वो लैंड को ओन किया करते थे, और वही पीजेंट्स को लैंड ट्रांसफर करते थे, और उसके बदले में अलग अलग तरह की सर्विसेज उन्हें पीजेंट से मिलती थी। ये जो फ्यूडल सिस्टम था ये यूरोप में ही 10th से 15th सेंचुरी के आसपास शुरू हुआ था, और ये 1789 जिसको कि बेसिकली ओल्ड रिजिम भी कहा जाता है, यानी 1789 से पहले का जो टाइम पीरियड है उसे ओल्ड रिजिम करके बुलाया जाता है, उस टाइम तक चला था। तो 1789 में तो फिर रिवॉल्यूशन हुई थी, और ये जो सिस्टम था ये सिस्टम खत्म कर दिया गया था। 1776 के आसपास जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी उसमें 90% पीजेंट थी, लेकिन उसमें से बहुत कम परसेंट ऐसे पीजेंट थे जिनके पास खुद की जमीन होती थी। करीबन 60% लैंड जो है उस पार्टिकुलर टाइम पे क्लर्जी, नॉबल्स और थर्ड स्टेट के जो अपर लेयर यानी कि रिच सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के जो लोग थे वो लोग ओन किया करते थे। और इन सब के अलावा जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट यानी क्लर्जी और नॉबल्स होते थे उन लोगों को कुछ जो प्रिविलेज है वो बाय बर्थ मिला करती थी। प्रिविलेज बाय बर्थ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके जन्म लेते ही जो दूसरे लोग हैं उनके मुकाबले आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। तो क्लर्जी और नॉबल्स जो थे उन्हें बहुत सारी बेनिफिट मिलती थी, लेकिन उन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट था कि टैक्स देने से उन्हें एग्जम्प्ट कर दिया गया था, मतलब कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। आपने बिल्कुल सही सुना है कि फ्रेंच सोसाइटी लेट 18th सेंचुरी में जो टैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देते थे। और इतना ही नहीं, जो क्लर्जी जो है वो टाइट्स नाम का एक टैक्स होता था जो कि टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का 1/10 होता था, वो थर्ड स्टेट के लोगों से वसूली भी करते थे। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर थर्ड स्टेट के लोग में से किसी ने अगर 150 रुपीज़ का वीट कल्टीवेट करा है तो उसका 1/10 यानी कि 15 रुपीज़ क्लर्जी को टैक्स के फॉर्म में देने पड़ते थे। वहीं पे जो नोबिलिटी थे उन्होंने भी, चूंकि जो लैंड जो है वो
पीजेंट्स को ट्रांसफर कर रखा था, तो वो भी उनका अपना एक टैक्स होता था टाइल्स करके। और इन सब के अलावा पीजेंट्स से वो अलग अलग तरह की सर्विसेज लेते थे, और पीजेंट्स बेचारे मजबूर होते थे क्योंकि उनको जो जमीन है बेसिकली नोबल्स से ही मिलती थी, तो उन्हें उनकी मजबूरी थी कि उनको अलग अलग तरह का सर्विसेज देना। जैसे कि अगर नोबल का अपना फार्म लैंड है तो उस पर वो फ्री में काम करवाते थे, घर का जो काम है वो उनसे फ्री में करवाते थे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोबल्स जो है वो बड़े ही शान से बैठे हुए हैं, और थर्ड स्टेट के लोग जो है वो चूंकि उस समय पर उन लोगों को उतना पता नहीं था, तो इनको मसीहा मानकर जो है उनको भगवान मानकर बैठे हुए हैं। और ये जो नोबल्स थे ये उस पार्टिकुलर टाइम पे खुद को फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे। तो तुम खुद को भगवान कहते हो। अभी ना जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू का बुक आने दो, जब मिडिल क्लास के लोग पढ़ लेंगे ना, और तुम्हारा ये जो भेद है ना भगवान होने वाला, ये जब खुलेगा ना तो पीट पीट के फ्रांस से तुमको भगाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टिकुलर टाइम पे पूरा का पूरा जो सोसाइटी था वो फ्यूडल बेस्ड सोसाइटी था। टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था, और इन दोनों टैक्स के अलावा, टाइल्स और टिप्स के अलावा, बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जो कि स्टेट के द्वारा थर्ड स्टेट के लोगों पर इंपोज किया गया था, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले चीजों पर भी लगा था, जिसमें कि नमक और तंबाकू, इन चीजों पर भी उन लोगों ने टैक्स लगा रखा था। तो इन सारे चीज को समराइज वे में अगर आप समझने का कोशिश करें तो लेट 18th सेंचुरी में जो थ्री स्टेट्स होते थे, क्लर्जी, नोबल्स, और उसके अलावा जो थर्ड स्टेट होता था, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्प्रेड लव, रिसीव लव। थैंक यू।